देखो सर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन अच्छा चैप्टर है। प्रोडक्शन पहले पढ़ना चाहिए, फिर कॉस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट कनेक्टेड होते हैं। तो प्रोडक्शन अगर अच्छे से समझोगे तो कॉस्ट अच्छे से समझ आता है। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल सर, जहां अपन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। एकदम सिंपल सर। ठीक। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है सर इससे एमसीक्यू, कि प्रोडक्शन वर्ड का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी सर। ठीक है। फिर उसके बाद देखो सर, यूटिलिटी अलग अलग टाइप से होती है। फॉर्म, प्लेस, टाइम। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होगा? जहां रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लेस यूटिलिटी मतलब सर जहां पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। टाइम यूटिलिटी मतलब सर जो गुड्स जिस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे वो गुड्स अवेलेबल करवाते हैं थ्रू वेयर हाउसिंग। ठीक है, टाइम यूटिलिटी। फिर हमने बोला था सर कोई भी गुड्स को बनाने के लिए 4 फैक्टर चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। तो सर लैंड क्या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? यस, फ्रीली अवेलेबल है सर। सर क्या लैंड ऑफ सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक? यस सर। कितनी भी प्राइस बढ़ जाए लैंड की सप्लाई आप बढ़ा नहीं पाओगे सर। लैंड इज परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, सर नेचर से गिफ्टेड है सर। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव क्यों सर? क्योंकि लैंड एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है कोई भी गुड्स बनाने में सर। लैंड इज इमोबाइल। हम एक जगह से दूसरी जगह लैंड को शिफ्ट नहीं कर सकते। सर लैंड के क्या मल्टीपल यूजेस है? यस, बहुत सारे यूजेस है सर। हम रेसिडेंशियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, बिजनेस पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लैंड यूज कर सकते हैं। सर लैंड इज हेट्रोजीनियस। हर जगह की जमीन अलग होती है सर। अपन छत्तीसगढ़ में यहाँ की अलग है, मुंबई की अलग है, दिल्ली की अलग है। लैंड इज हेट्रोजीनियस, कभी सेम नहीं होता। होमोजीनियस मतलब सेम, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। अगला है लेबर। लेबर क्या होता है सर? कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शंस करते हैं सर, वो लोग लेबर की कैटेगरी में आते हैं। सर लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला ह्यूमन एफर्ट्स। सर रोबोट्स बाहर है सर, वो लेबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगला है लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब सर कोई भी लेबर जब काम करते रहता है तो उसकी इफिशियंसी कम होती है सर। अगला, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव क्यों है सर? क्योंकि यही तो बंदा है जो गुड्स बनाएगा सर, और कौन बनाएगा? लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। सर कोई भी पर्सन की क्वालिटी स्किल्स आप उस पर्सन से अलग नहीं कर सकते सर। अगला, लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। सर हर एक लेबर की अलग पावर है सर। कोई लेबर ज्यादा एफिशिएंट है, कोई कम है। अगला देखो सर, ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव। सर हो सकता है, देखो प्रोडक्टिव लेबर तो वो होगा जो गुड्स के प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बाकी जितने भी लेबर है वो सर अनप्रोडक्टिव है। मैं बताया था चंदू जी, ये अनप्रोडक्टिव है क्योंकि वो पढ़ाने में पार्टिसिपेट नहीं करती है सर। अगला, लेबर है पुअर बार्गेनिंग पावर। सर इसलिए क्योंकि ये वीकर सेक्शन होते हैं तो इनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं होती है सर। अगला है लेबर इज मोबाइल। आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकते हो सर लेबर को। ठीक। सर देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। सर अचानक से 100 लेबर लाने बोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी, पर मैं आपको बोलूँ 1 महीने का समय, 100 लेबर जुगाड़ो तो आप आराम से जुगाड़ लोगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर एकदम से नहीं बढ़ा सकते, बट अपन टाइम गैप में बढ़ा सकते हैं। अगला देखो, चॉइसेस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लाइजर। आवर्स ऑफ लेबर मतलब कितने घंटे लेबर काम कर रहे हैं, आवर्स ऑफ लाइजर मतलब कितने घंटे वो रेस्ट कर रहे हैं सर। अगला है कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन सर। कैपिटल हमने क्रिएट किया है सर। ठीक है, बिजनेस पे कैपिटल लगता है। पहली एंट्री भी हम कैश टू कैपिटल करते हैं सर, क्योंकि बिना इसके बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा सर। ठीक। सर टाइप ऑफ कैपिटल देखो, फिक्स कैपिटल। सर ये फिक्स कैपिटल पता है क्या होता है सर? जहां पर हम मशीन्स वगैरह फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल बोलते हैं सर, स्टॉक डेटर वगैरह में पैसा जो लगता है। रियल कैपिटल जो प्लांट मशीन वगैरह में इन्वेस्ट होता है, रियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल सर जो आपके अंदर स्किल, नॉलेज, टैलेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अगला है टेंजिबल कैपिटल, जिसको छू सकते हैं। इनटेंजिबल कैपिटल जिसको छू नहीं पाएंगे सर अपन। ठीक है, समझते हो ना? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब इंटेंजिबल है। इंडिविजुअल कैपिटल मेरा पर्सनल कैपिटल। सर सोशल कैपिटल जो सर गवर्नमेंट के थ्रू हमें अवेलेबल हुआ है, जिसको सब यूज कर सकते हैं। याद है? गार्डन, रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम्स। अगला है कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन को आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो सर। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सर कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है सर? जैसे मान लो मैंने कोई जमीन खरीदी थी,
वो 10 लाख की खरीदी थी, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो 12 lakhs की हो गई तो सर 2 लाख रुपीस का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ सर। ठीक है, सस्टेन इंक्रीज इन द रियल कैपिटल इन द कंट्री। ठीक, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहला क्या होता है, सेविंग। कोई भी पर्सन सर जितनी इनकम कमाता है उसमें जो खर्चा करता है उसके बाद जो बचता है वो सेव करता है। सेव करने के बाद सर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब सर जिस चैनल के थ्रू आप उस सेविंग को कहीं पर इन्वेस्ट करते हो। जैसे मान लो मेरे पास सेविंग है, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रो ऐप यूज करता हूँ, ग्रो ऐप यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और इन्वेस्टमेंट वो होता है सर जहां पर आप फाइनली इन्वेस्ट करते हो, वो गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट कुछ भी हो सकता है सर। आई बात समझ? अगला देखो, एंटरप्रेन्योर। सर ये कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो कुछ नया इनोवेशंस करते हैं सर। इनका मेन काम क्या है? इनोवेशंस। देखो क्या क्या फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहला देखो सर, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज। सर इनका मेन काम है सर ये बिजनेस चालू करते हैं, फिर रिसोर्सेज का जुगाड़ करते हैं, फिर क्या इन लोग रिस्क लेते हैं? यस सर, क्योंकि इनका काम ही कुछ नया इनोवेशन है। नया इनोवेशन मतलब रिस्क है सर। स्टार्टअप वाले लोग बोल सकते हो सर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एंटरप्रेन्योर है सर। ठीक है, इनका मेन काम ही इनोवेशन होता है सर। एंटरप्रेन्योर के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यस, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक मतलब दो चीजों में हम मेन फोकस करते हैं सर, सर्वाइवल और ग्रोथ। मेन पर्पस ही यही है सर, बिजनेस को कैसे सर्वाइव करना है टफ सिचुएशन में, और हम बिजनेस कैसे ग्रो करें। अगला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक की जब बात हो तो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है सर। तो जब भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर ढूंढने बोलेगा तो आप प्रॉफिट ढूंढोगे सर। प्रॉफिट दो तीन टाइप के हो सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अभी नहीं बताऊंगा, जब कॉस्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। रीजन ये होता है सर, टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट लेना पड़ता है, तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझाऊंगा सर। इसमें कुछ लोग थे सर जिसने इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी डिफाइन किया था सर, जैसे H.A. सिमन है जिसने बोला सर सैटिस्फाइंग बिहेवियर एंड स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट। बॉमल्स थ्योरी है सर जिसने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात की। ए बर्ले है सर जिसने बोला सर कि मैनेजमेंट ओनरशिप से सेपरेटेड होता है सर। कंपनी में तो यही होता है ना सर, मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। ठीक है, विलियमसन मॉडल था सर जिसने मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी की बात करी, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। क्राइस्ट एंड चर्च, इसने बोला सर पॉसिबल फंक्शनल गोल्स जो हम परफॉर्म कर सके, प्रोडक्शन के गोल सेट करो, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इन्वेंट्री का गोल, सेल्स का गोल, मार्केटिंग का गोल, डिस्ट्रीब्यूशन का गोल, ये सब गोल सेट करो सर। ठीक है, अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। सर सोशल जब भी हम बोलेंगे ये किससे रिलेटेड होगा? सोसाइटी। आंख बंद करके सोसाइटी और पीपल से रिलेटेड दिखा तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। और सोसाइटी से रिलेटेड क्या होगा? सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स दो सर, उनके साथ एडल्ट्रेशन ना करो सर, उनके साथ प्रॉफिटरिंग ना करो, अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स रहना चाहिए, यही सब चीजें तो होगी सर, पॉल्यूशन नहीं करना। ठीक है, अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोले तो सर ये हमेशा सर एम्प्लॉयज से रिलेटेड रहेगा, आंख बंद करके एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेगा। यहां पर आप एम्प्लॉय के बारे में सोचोगे सर, एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी दो, उसको जॉब से नहीं निकालना सर, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो सर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दो सर, पीयर रिकॉग्नाइजेशन सर, उसकी इज्जत करो सर एम्प्लॉयज की। ठीक है, देखो उसके अंदर स्किल्स डेवलप करो सर, प्रोवाइड करो उनको, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ सर, उनकी जॉब चैलेंजिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। अगला है नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये नेशन से रिलेटेड है सर। यहाँ पर हम इंडिया लेवल पे सोचते हैं सर, यहाँ पर इनइक्वालिटीज कम करो सर, रिच और पुअर के बीच का गैप कम करो सर। नेशनल प्रायोरिटी, जो इंडिया में प्रायोरिटी की चीजें वो गुड्स पहले बनाओ सर। हेल्प करो इंडिया को सेल्फ रिलायंट, या अवॉइड करो डिपेंडेंसी, जो चीज हम चाइना पे डिपेंडेंट है वो चीज इंडिया में बनाना चालू करो तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ट्रेन यंग पीपल, सर यंग पीपल को ट्रेन करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में ये लोग भी कुछ इनोवेशंस करें और एंटरप्रेन्योर बने और हमारी डिपेंडेंसी कम हो दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव पूरा करने जाते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स देखना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स वर्ड का मतलब होता है रुकावटें, ऐसी चीजें जो आपके ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने से आपको रोकती है। सबसे पहला देखो, अगर आपके पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है तो सर आप कोई ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाओगे। दूसरा देखो सर, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर कई बार कई चीजें आप बनाना चाहते हो, कई गुड्स से आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, बट गवर्नमेंट आपको पब्लिक इंटरेस्ट के कारण रोक देती है, नहीं नहीं आप ये गुड्स बनाओ, ये गुड्स मत बनाओ क्योंकि ये लोगों के फायदे के लिए नहीं है, मत बनाओ। अगला देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, जहां पर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हो वहां पर सर रोड नहीं है सर, प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है सर। सप्लाई चेन बॉटलनेक,
सर प्रॉपर सप्लाई नहीं है सर। चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर। मैंने सोचा था कोविड के पहले कि चलो नया बिजनेस डालूंगा 2020 में, कोविड आया, खत्म कहानी, काहे का नया बिजनेस, कोई नई ब्रांच कुछ नहीं डल पाई सर। अगला है सर इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, इससे भी बिजनेस को फर्क पड़ता है सर। कैसे? जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा सर, उतना नया बिजनेस डालने की कॉस्ट बढ़ जाएगी सर। इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा सर, उतने लोन महंगे हो जाएंगे सर। ठीक, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, सर अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो मुझे बाहर से कोई भी चीज खरीदने पे महंगी पड़ेगी सर, तो मुझे उसको बेचने में भी महंगा पड़ेगा सर। आ रहा है समझ? बेटा दिमाग में? आगे देखो, एंटरप्राइज प्रॉब्लम। अब एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या प्रॉब्लम होती है सर? सबसे पहले प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव सेट करे, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डिसाइड करना कि आपका प्लांट कहाँ होगा। मार्केट से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, नहीं तो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी सर। साइज ऑफ द प्लांट, कितना बड़ा प्लांट डालना है, कितना मैनेज कर सकते हो। अगला है प्रॉपर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की फैसिलिटीज होगी जिससे बिजनेस प्रॉपर तरीके से हो सके, आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। अगला देखो, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस, पैसे का जुगाड़, कहां से पैसा लाओगे, कितने ब्याज में, इंटरेस्ट पे लेके आओगे सर, डेट से लाओगे, इक्विटी से लाओगे, कितना पैसा लगेगा, ये सब डिसाइड करना। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सर जिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करते हो वहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है सर, फंक्शनल है, डिविजनल है। फंक्शनल है तो कितने लोग काम कर रहे हैं, डिविजनल है तो कितने सारे डिविजन है सर जो मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस। आगे देखो, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, सर बिजनेस करने में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आ सकती है, आपको कई सारे लाइसेंस लेना पड़ेगा, कई सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, सर अगर आपके दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे, अगर आप सबसे लड़के बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। समझ आया? अगला देखो, प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल सर, इट्स अ टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जितना हम इनपुट डालते हैं उससे हमें जितना रिस्पेक्टिव आउटपुट मिलता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल रिलेशन। सर जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बातें करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। एजम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मान के चलना, कुछ बातें हम मान के चलते हैं। सबसे पहला देखो सर, रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उस पर जितना रिस्पेक्टिव आउटपुट मिलेगा उसके बीच का रिलेशन है। दूसरा देखो सर, देयर इज एन स्टेट ऑफ एन आर्ट। स्टेट ऑफ एन आर्ट मतलब सर जितना इनपुट हम यूज करते हैं उससे जो आउटपुट आता है उसके बीच में एक कनेक्शन है सर, उसके बीच में एक कनेक्शन है। और टेक्नोलॉजी हम बीच में चेंज नहीं करते सर, टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सर। अगला, whatever input combination are included in a particular function, the output resulting from their utilization is at maximum level। मतलब हम ये मान के चलते हैं सर हमने जितना इनपुट डाला है उसको हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे हमें रिस्पेक्टिव आउटपुट मिलेगा, और वो भी कंप्लीट इफिशिएंसी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम इनपुट डाले उसमें से कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, ये एजम्पशन है। फिर हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। सर शॉर्ट रन क्या होता है? हम ऐसे पहचानते हैं सर जहां पर एक फैक्टर वेरिएबल हो जाए, एक फैक्टर फिक्स्ड हो जाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। हम अब पूरे चैप्टर में और आगे जितना भी पढ़ेंगे उसमें दो ही फैक्टर की बातें करेंगे, एक लेबर और एक कैपिटल। तो सर शॉर्ट रन की कैसे पहचान है? एक फैक्टर वेरिएबल, एक फैक्टर फिक्स्ड। अगर लेबर को वेरिएबल करता हूं, कैपिटल को फिक्स करता हूं तो वो शॉर्ट रन है, और अगर दोनों को वेरिएबल कर देता हूं तो वो लॉन्ग रन है। ठीक है, आगे और सर देखो, इसमें अगला दिया हुआ है सर कॉक डगलस की दी हुई बात है। सर मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ ये याद रखना रहता है कि ये 3/4 ऑफ द कैपिटल एंड 1/4, 3/4 ऑफ द लेबर एंड 1/4 ऑफ द कैपिटल सर, इसके बेसिस में इसकी इक्वेशन बनती है सर। ठीक, फिर अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, याद है? इसमें हमने क्या बोला था, ये डायग्राम याद है? कोई भी प्रोडक्ट 3 स्टेजेस से क्रॉस करता है, पहला होता है इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिमिनिशिंग, तीसरा नेगेटिव। ठीक, सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग स्टेज। सर इंक्रीजिंग स्टेज याद है, वो जो एग्जांपल लिए थे अपन कार, मारुति कार वाला, 40,000 की कैपेसिटी। सर स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग स्टेज होता है। इंक्रीजिंग स्टेज क्यों होता है सर? मशीन नहीं है सर, याद है इंक्रीजिंग के बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मशीन नहीं है सर, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। सर लेबर को हमने काम बांट दिया है,
डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी। हम एक लेबर से एक काम को बार-बार कराते हैं, तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है सर। तो होता ये है मशीन नहीं है, लेबर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है वो किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। ठीक, फिर क्या होता है? जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद हम मूव करते हैं सर सेकंड स्टेज में, जो कि डिमिनिशिंग का स्टेज है सर। डिमिनिशिंग के स्टेज में वेरी सिंपल सर, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है बट किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब बढ़ना, बट उस रेट से नहीं बढ़ना जिस रेट से पहले बढ़ रहा था। तो इंक्रीजिंग स्टेज में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जैसे 1, 10, फिर 5000, फिर 10,000, ऐसे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। बट डिमिनिशिंग स्टेज में भी प्रोडक्शन तो बढ़ता है, बट उतना स्पीड से नहीं बढ़ता, डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे बढ़ता है सर। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है सर। अब होता है ये, मशीन की कैपेसिटी फिक्स है सर। अब डिमांड ज्यादा हो गई है, आप मशीन उसी कैपेसिटी में बनाएगी। अब अगर आपको और गुड्स बनाना है उस मशीन में, तो सर देयर इज अ फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। अब वो मशीन उससे ज्यादा बनाएगी नहीं सर। तो अगर आपको उस मशीन में और बनाना है तो डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो सर प्रोडक्शन बढ़ेगा ना सर, पर मशीन पहले ही 8 घंटे काम कर चुकी है सर, उससे और 8 घंटे काम कराओगे तो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगी सर। तो फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। दूसरा है सर इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सर होता ये है, जब आप नए लेबर लेके आते हो या पुराने लेबर से काम कराते हो, तो सर वो मशीन तो पुरानी है, अब नए लेबर उतने इतने एफिशिएंट काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि मशीन पुरानी हो चुकी है। सर पुराने लेबर से काम कराओगे तो वो तो पहले ही 8 घंटा काम कर चुके हैं, तो वो पहले ही थक चुके हैं सर, उनकी एफिशिएंसी वैसे ही कम हो गई है। तो मशीन की एफिशिएंसी खराब है, लेबर की एफिशिएंसी खराब है, दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट से। याद है क्लासेस में एग्जांपल दिया था, पहले एक मारुति 3 घंटे में बन जाती है, अब एक मारुति 5 घंटे में बन रही है ना, मैं कहा मना किया बन नहीं रही है, बन रही है, बट धीरे 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 धीरे। तो सर सेकंड स्टेज वो है जहां पर हमारा प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से। क्रिस्टल क्लियर? उसके बाद सर हमारा प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, उसके बाद जैसे ही सेकेंड स्टेज खत्म होता है सर, हमारा टीपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और उसके बाद सर टीपी हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है थर्ड स्टेज में। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हम ऐसे बोलते हैं सर, law of variable proportion states that as more and more of the variable factor are combined with the fixed factor, जैसे जैसे आप लेबर को मशीन के साथ कंबाइन करोगे, अवर मार्जिनल प्रोडक्ट में इनिशियली राइज, शुरुआत में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। सर मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि मार्जिनल मतलब एवरी एडिशनल यूनिट, और मार्जिनल जो होता है वो टोटल के चेंज के बेसिस में होता है। तो सर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमारा बढ़ता है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट से। तो मार्जिनल हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है फर्स्ट स्टेज में। तो एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, अवर मार्जिनल प्रोडक्ट में इनिशियली राइज, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम, एक समय ऐसा आएगा वेयर अवर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, देन बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव। तो सर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब फर्स्ट स्टेज खत्म होता है सर। सर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कब हो जाता है? जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है सर। ठीक है, क्या हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है? यस। आया समझ? बैठा दिमाग में? सर उसके बाद मार्जिनल एवरेज और टीपी का रिलेशन, अब ध्यान से सुनना, तीनों को एक साथ बोलूंगा। सर फर्स्ट स्टेज में हमारा टीपी बढ़ता है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। सर मार्जिनल भी बढ़ता है इंक्रीजिंग, एवरेज भी बढ़ता है इंक्रीजिंग। सर जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म होता है मार्जिनल हो जाता है मैक्सिमम, एवरेज अभी भी बढ़ेगा सर। ठीक, फिर सेकेंड स्टेज होता है डिमिनिशिंग स्टेज, जहां पर हमारा टीपी बढ़ता है किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। सर मार्जिनल गिरना स्टार्ट हो जाता है सर। सर एवरेज शुरू में तो बढ़ता है, बट जहां पर मार्जिनल एवरेज को काटता है वहां पर एवरेज क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इसके बाद दोनों गिरते हैं सर, दोनों गिरते हैं। जैसे ही सेकेंड स्टेज खत्म होता है, टीपी हो जाता है मैक्सिमम, मार्जिनल हो जाता है जीरो। उसके बाद सर थर्ड स्टेज में दोनों गिरते हैं, मार्जिनल हो जाता है नेगेटिव, टीपी तो गिरता रहता है सर। क्या एवरेज जीरो और नेगेटिव होगा? नहीं सर, एवरेज कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। और मैंने एक बात और भी सिखाई थी, याद है? मार्जिनल हमेशा एवरेज को बोलता है,
देख अगर मैं गिरा तो तेरे से तेजी से और बढ़ूंगा तो तेरे से तेजी से। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मार्जिनल जो होता है वो टोटल का चेंज होता है, तो जितने स्पीड से टोटल चेंज होता है वैसे ही मार्जिनल भी चेंज होता है। एवरेज में चेंज धीरे धीरे आता है सर। याद है ना, मैं वो एग्जाम्पल दिया था रन वाला, विराट कोहली वाला। सर टोटल में चेंज स्पीड से आता है, मार्जिनल में चेंज स्पीड से आता है, एवरेज में चेंज धीरे धीरे आता है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? ठीक। अगर आपसे पूछा जाए सर कौन सा स्टेज है जहां पर हम सबसे बेस्ट प्रोडक्शन चाहेंगे, वो सेकंड स्टेज है सर, क्योंकि वहां पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, भले ही डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है बट बढ़ेगा तो सही सर। समझ आया? देखो सर, अगला है रिटर्न टू स्केल। सर रिटर्न टू स्केल क्या होता है, ये सब चीजें समझ आई ना सबको? ठीक है। रिटर्न टू स्केल क्या होता है सर? वो होता है लॉन्ग रन के लिए सर। याद है, इसका भी डायग्राम मैं आपको बनवाया था सर। ये इसका डायग्राम ऐसे होता है। अरे यार, सर इसका भी डायग्राम बनवाया था, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिमिनिशिंग। सर पहला स्टेज होता है इंक्रीजिंग, फिर होता है कांस्टेंट, फिर होता है डिमिनिशिंग कि डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सर, सीएमए वालों में डिमिनिशिंग दिया है, आप लोग में डिक्रीजिंग है, आप डिक्रीजिंग याद रखेंगे। इंक्रीजिंग क्यों सर? स्टार्टिंग में हम इनपुट 10% डालते हैं तो हमें आउटपुट 20% मिलता है। कांस्टेंट कब सर? इनपुट 10%, आउटपुट भी 10%। सर डिक्रीजिंग मतलब इनपुट 10%, आउटपुट 8%, तब होता है सर डिमिनिश डिक्रीजिंग। ठीक है, आई बात समझ? सर ये इसके जो 3 स्टेजेस होते हैं उसके पीछे भी कोई लॉजिक और रीजन होता है? यस, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं सर। इकोनॉमीज वर्ड का मतलब फायदा, डिसइकोनॉमीज मतलब घाटा। सर ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज हम कहाँ पढ़ते हैं? हम नेक्स्ट चैप्टर जो कॉस्ट रहता है वहां पर पढ़ते हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज सर। ठीक है, आगे आओ। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, वेरी सिंपल, इसको एकदम ऐसे याद रखना सर। आइसोकॉन जो होता है वो इंडिफरेंस कर्व जैसा होता है, बस अंतर इतना है, इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, आइसोकॉन दो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन, दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। आप एक लेबर लेते हो, एक कैपिटल लेते हो, ठीक है, ये दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। सर क्या ये भी कॉन्वेक्स? यस ये भी कॉन्वेक्स। क्या ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग? ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि एमआरटीएस गिर जाता है सर, गिर जाता है। सर एमआरटीएस क्यों आया? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सर टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्यों आया? क्योंकि फैक्टर्स की बात है इसीलिए टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर इसके और भी नाम है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, नाम याद रखना सर। ठीक है, अगला है आइसो कॉस्ट। सर आइसो कॉस्ट क्या होता है? ये बजट लाइन सर, जो हम बजट लाइन पढ़ के आए थे सेम आइसो कॉस्ट। ये भी दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है सर, स्ट्रेट लाइन होता है सर, दो फैक्टर को मिला के होता है सर। जो दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हो उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते सर, आइसो कॉस्ट। आई बात समझ? ठीक है। फिर सर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कब होगा सर? जब आइसो कॉस्ट कर्व आइसो क्वांट कर्व को टच करेगा सर, वहां पर क्या होगा? हमारा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। हम यहीं से डिसाइड करेंगे सर हमें कितने गुड्स बनाना है, कितनी कॉस्ट में बनाना है, और कहाँ हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। समझ आ रहा है? इस पॉइंट पे हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यहीं पर हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? वेरी सिंपल, बस ये इतना ही था सर।